तो ये ज्यादा बॉन्ड को खा सकता है। तो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड होते हैं। तो फास्फोरिक समूह 2 पेंटोस शर्करा के साथ कौन से बंध द्वारा जुड़ा होता है? फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा। तो जितने बार एडेनिन आएंगे उतने बार थाइमिन आएंगे, जितने बार ग्वानिन आएंगे उतने बार साइटोसिन आएंगे। ये मॉरिस विल्किंस और रोजलैंड फ्रैंकलिन ने कहा एक्सरे विवर्तन द्वारा। एक सोपान में 2 नाइट्रोजनी क्षारक है ना, तो एक चक्कर में टोटल कितने नाइट्रोजनी क्षारक? हाँ जी बच्चों, तो ये अपनी आज कौन सी क्लास है? 2nd क्लास है। अपना कौन से चैप्टर चल रहा है? वंशा गति की आणविक आधार, जिसकी ये 2nd क्लास है। और टॉपिक हम नहीं जानते हम क्या पढ़ाने वाले हैं, लेकिन आप जरूर जानते हो क्योंकि आप थंबनेल को देख के आए हो, है ना। तो देखिए, अपन ने कल की क्लास में क्या पढ़े थे, रिवाइज करो। अपन ने देखे थे कि, नहीं देखे होंगे ना पिछली क्लास, तो देख लेना अभी। क्या है? अपन ने जो डीएनए होता है, तो भाई अपन ने देखे थे कि जो डीएनए है ना वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है, जिसका जो एकलक होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। फिर अपन ने क्या देखा था कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है। तो अपन को पता चला था कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी बताओ जल्दी? होता है फास्फोरिक एसिड, पेंटोस शर्करा एंड नाइट्रोजनी क्षारक। इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है अपना क्या? न्यूक्लियोटाइड। ये लिखा है देखो, न्यूक्लियोटाइड कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना होता है? सुगर, नाइट्रोजनी क्षारक, और इनके साथ कौन जुड़ी होगी? फास्फोरिक अम्ल। तो इनसे मिलकर बना होता है अपना न्यूक्लियोटाइड। फिर अपन ने न्यूक्लियोसाइड भी देखा था कल की क्लास में बेटा। न्यूक्लियोसाइड, ये है साइड, सुगर और नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है बच्चे, और ये जो लिखे हैं वो है नाइट्रोजनस क्षारक। देखिए अपन ने कल क्या सीखा था, ये है अपनी पेंटोस शर्करा, है ना। और इस पेंटोस शर्करा के पहले नंबर के कार्बन, ये इसका पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और यहां से होगा ये CH2OH, 5वां कार्बन। यहां जुड़ा होता है नाइट्रोजनी क्षारक, और यहां जुड़ा होता है कौन? फास्फोरिक अम्ल, है ना। फास्फोरिक अम्ल होगा यहाँ, पिछली क्लास देख लेना नहीं देखे हो तो। ये तो ये क्या बन जाता है अपना? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब देखो, नाइट्रोजनी क्षारक की जगह यदि हम एडेनिन जोड़ दें तो ये जो न्यूक्लियोटाइड बना है उसको कह दोगे एडिनाइलिक अम्ल। और यदि हमने इस फास्फोरिक अम्ल को हटा दिए तो ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है, तो इसको एडिनोसिन कहोगे। समझ गए? क्या कहोगे बेटा? एडिनोसिन कहोगे। ठीक है, अब सुनना देखो, है ना। न्यूक्लियोसाइड में एडेनिन जुड़ा है, एडेनिन और ग्वानिन क्या है? प्यूरीन क्षारक है। एडेनिन जुड़ा है तो उसका न्यूक्लियोसाइड बनता है एडिनोसिन, और न्यूक्लियोटाइड बनता है एडिनाइलिक अम्ल। ग्वानिन जुड़ा है, यदि इसकी जगह हम ग्वानिन को जोड़ दें तो ग्वानिन से जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो क्या बनेगा? ग्वानोसिन, और जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो क्या बनेगा? ग्वानाइलिक अम्ल। ठीक है बेटा। और साइटोसिन यदि हम इसकी जगह जोड़ दें, साइटोसिन, तो क्या बन जाएगा? साइटिडीन और साइटिडाइलिक अम्ल। ठीक है। और थाइमिन यदि है तो थाइमिडीन और थाइमिडाइलिक अम्ल। लेकिन सुनना, थाइमिन क्या आरएनए में होता है? नहीं होता। ये जो लिखे हैं वो आरएनए के लिए है। डीएनए में जब भी अपन बात करें इनके लिए तो अपन इन सब के सामने डीऑक्सी जोड़ देंगे, है ना। तो मतलब कि ये तो उसके लिए है कि आरएनए के लिए बात कर रहे हो, और थाइमिन हमने लिख दिया कि डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं, तो आरएनए के लिए इसको नहीं लोगे, बाकी को ले लोगे। अब डीएनए की बात करें तो बस इसके सामने डीऑक्सी जोड़ देना। डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानाइलिक अम्ल।
डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडाइलिक अम्ल, डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडाइलिक अम्ल। अब यूरिसिल तो होता नहीं है डीएनए में, तो डीऑक्सी यूरिडीन नहीं होगा, यहाँ यूरिडीन ही होगा। आरएनए के लिए होता है, क्योंकि ये क्या में होता है, आरएनए में होता है। ठीक है बेटा, सुनो अब याद करना, जब भी साइड बनाना हो तो ये है एडिनिन, तो नोसिन नोसिन कर दो, है ना, ये है ग्वानिन, तो एडिनिन में भी एडिनिन का कर दिए एडिनोसिन, ग्वानिन का कर दिए ग्वानोसिन, तो नोसिन नोसिन कर दिए अपन ने लास्ट में, है ना। लेकिन यहाँ तो नोसिन मतलब कि ओ है ना, ओसिन तो यहाँ से पहले से ही है, यहाँ ओसिन तो पहले है, तो साइटोस के बाद ओसिन कैसे लगा दोगे, तो यहाँ पर क्या कर दो, साइटिडीन, यहाँ क्या हो जाएगा, थाइमिडीन। ठीक, इधर देखो एडिनाइलिक, जब भी न्यूक्लियोटाइड बना होगा तो नाइलिक लिक कर दो, यहाँ लिक लिक हो गया, लिक लिक, समझ गए। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड, मतलब उनके नाम है वो। यहाँ साइटोसिन जुड़ा है तो वो हो जाएगा साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड के लिए, और न्यूक्लियोटाइड के लिए क्या हो जाएगा, साइटिडाइलिक अम्ल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जिनने पिछली क्लास नहीं पढ़े हो तो देख लो, वहां हमने ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनाना सिखाया था। ठीक है बेटा। है कोई कंफ्यूजन क्या? क्या देखा था अपन ने कि डीएनए में जो राइबोस शर्करा होती है वो डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, जिसके सेकंड कार्बन में हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होता, और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है जिसके सेकंड नंबर के कार्बन में ओएच समूह मतलब हाइड्रोक्सिल समूह होता है। ठीक है, वो कल की क्लास में पढ़ा था अपन ने। आज अपन उन न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना को बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसको मिटा दें, क्वेश्चन आ जाए कि न्यूक्लियोसाइड का ऐसे बना होता है, तो बन जाएगा शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक से बना होता है, ये है नाइट्रोजनी क्षारक। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, पेंटोस शर्करा सुगर नाइट्रोजनी क्षारक से मिलकर बना होता है, पेंटोस शर्करा फास्फोरिक अम्ल, है ना, और ये सुगर कौन सी है, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक से बना होता है। ठीक है बेटा, इसको लिख लो कॉपी में, मिटा देते हैं फिर हम। देखिए बच्चे, यहां से हमने नाइट्रोजनस क्षारक जोड़े थे, ये पांचवा कार्बन CH2OH, है ना, और हम काय की संरचना बना रहे, डीएनए की, तो यहाँ पर OH समूह नहीं है दूसरे कार्बन में। ठीक है, अब इनको ना भी लिखें तो चलेगा क्या, समझ जाओगे आप ऐसे ही। थर्ड नंबर का देखो, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, और ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और ये पांचवा कार्बन। जो अपना तीसरे नंबर का कार्बन है उसमें OH समूह है, लेकिन सेकंड नंबर के कार्बन में OH समूह नहीं है। पहले कार्बन से नाइट्रोजनी समूह जुड़ गया है, और जो पांचवें नंबर का कार्बन है उससे फास्फोरिक एसिड को जोड़ देंगे। तो फास्फोरिक एसिड ऐसे जुड़ता है, नाइट्रोजनी क्षारक जैसे हमने यहाँ एडिनिन लगा दिया, फास्फोरिक एसिड ऐसे जुड़ेगा। फास्फोरिक एसिड जुड़ गया बेटा। ठीक, ऐसी ही सेम संरचना यहाँ कोई भी नाइट्रोजनी समूह जुड़ जाएगा CH2,
अब देखो बेटा, यहाँ हम अकेला इतना पूरा ना लिख के अकेला पी भी लिख दिए तो आप समझ जाओगे ये फास्फोरिक ग्रुप है। इसके साथ क्या है, चलो ठीक है, एक तो लिखा ही देते हैं ना, OH समूह, OH समूह और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये फास्फोरिक समूह। तो देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड अपन ने यही देखे थे, नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा, पेंटोस और फास्फोरिक एसिड। तीनों को मिलाकर क्या कह देती हो बेटा, न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तब पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना बनेगी। ठीक है बच्चे, क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना बनेगी। तो सुनिए, ये पहला जो न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे जुड़ेगा। इसके पास फास्फोरिक समूह है, ठीक है, नीचे वाले के पास भी फास्फोरिक समूह है। तो इसका ये OH और यहाँ का H माइनस H2O हो गए, माइनस क्या हो गए, H2O हो गए। मतलब ये H2O निकल जाएगा, ऑक्सीजन इस फास्फोरस के साथ बंध बना लेगा। देखो ऐसे, यहाँ का OH, यहाँ का H निकल गए, फास्फोरस ने इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लिया। समझ गए बेटा। तो वही इसके साथ यहाँ पर भी होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसको निकाल देंगे फिर हम। ठीक है, ले लिए। देखो अब क्या बन जाएगा, यहाँ कंफ्यूजन है कोई, नहीं है ना। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं साइटोसिन, यहां लिख देते हैं ग्वानिन। ठीक, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा, पांचवा, छठवा, कई हजारों, बहुत बहुत, 6.6 × 10⁻9 नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े होते हैं। तो सोचो कितने सारे हैं, है ना, आपस में जोड़ के। ठीक है, अब देखो ऐसी ही संरचना हम यहां बना लें, लेकिन भाई बड़ी गड़बड़ी हो गई रे, बड़ी गड़बड़ी। इसको उठा के ज्यों का तो हमने यहाँ छाप दिए, तब तो ये नाइट्रोजनी क्षारक इधर साइड आएगा, फास्फोरिक समूह इधर आएगा, पेंटोस शर्करा बीच में आएगी। लेकिन नाइट्रोजनी क्षारक तो पेंटोस शर्करा के साथ जुड़ा है ना, पेंटोस शर्करा के साथ जुड़ा है। लेकिन नाइट्रोजनी क्षारक जो है वो फास्फोरिक समूह के साथ तो नहीं जुड़ा होता। कहीं जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है। तो ये जो नाइट्रोजनी क्षारक है ना, वो नाइट्रोजनी क्षारक के साथ ही बंध बनाएंगे। तो हम इसको इधर कैसे जमाएं कि नाइट्रोजनी क्षारक के सामने नाइट्रोजनी क्षारक ही आ जाए। तो हमारे पास एक आइडिया है, हमने इसको उठाया, देखो यहां से हमने उसको ऐसे उठाया, ऐसे रख दिया। ठीक है, मतलब इसको घुमा के रख देंगे यहाँ पे, तो ये उल्टा दिखेगा। देखना कैसे, पहले कार्बन के साथ यहाँ एडिनिन जुड़ा है तो यहाँ जुड़ेगा थायमिन, यहाँ साइटोसिन जुड़ा है तो यहाँ जुड़ेगा
ग्वानिन, यहाँ ग्वानिन जुड़ा है तो यहाँ जुड़ेगा साइटोसिन। कैसे वो हम आपको अभी बताएंगे। ये 5वें नंबर का कार्बन है CH2 CH2 CH2। 5वें नंबर के कार्बन के साथ कौन जुड़ा होता है? फास्फोरिक समूह। फास्फोरिक समूह ऐसे जुड़ा होता है ना, देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि फास्फोरिक एसिड के पास 2 हाथ है। ऊपर वाली पेंटोस शर्करा के तीसरे कार्बन को पकड़ के रखा है और नीचे वाली पेंटोस शर्करा के 5वें कार्बन को पकड़ के रखा है। यहाँ भी ऐसे हुआ, एक के 5वें कार्बन से और एक को तीसरे कार्बन से पकड़ के रखा है फास्फोरिक एसिड ने, है ना। और बीच में क्या है, ये नाइट्रोजनी क्षारक है। सुनिए, एडेनिन के सामने थायमिन ही क्यों लिखे? रूल याद रखना, देखो कैसे लिख रहे हैं हम, एक लाइन, दूसरी लाइन, एक लाइन, दूसरी लाइन, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, तो एडेनिन थायमिन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड जो होता है, और ये एक प्यूरिन क्षारक पिरिमिडीन के क्षारक के साथ बॉन्ड बनाती है। साइटोसिन ने आ करके मुंह खोल के रखा है, जैसे कि हमने आ किए ना, तो हम ये पूरे गोलगप्पों को खा सकते हैं। ऐसे गोलगप्पा क्या है ये, बताओ क्या है? उसको बोलो खा सकते हैं। तो बासी ना, ये 3 बॉन्ड को एक साथ खा जाएगा। ठीक है, आइसगोला 3 बॉन्ड को एक साथ ये खा जाएगा, तो इसलिए इसका मुंह बड़ा है, तो ये ज्यादा बॉन्ड को खा सकता है। तो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड होते हैं। समझ गए बेटा? ठीक, कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं। याद रखोगे, भूलना नहीं अब कभी भी। आइसगोला याद कर लेना। एडेनिन थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन के बीच में कितने बॉन्ड? ज्यादा खाएगा, लेकिन हमने नहीं खा पाए ज्यादा। 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो देखो, जो डीएनए होता है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। ये देखो, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड अणु बन गया ना। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के साथ भी तो आपस में जुड़ा है, तो ये डबल हेलिक्स मॉडल हो जाता है इसका, डीएनए का द्विकुंडलीय संरचना हो गई ना। अब देखो, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है, आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई है? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी हुई है। ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, नीचे वाले अपने न्यूक्लियोटाइड के साथ किससे जुड़ा हुआ है? फास्फोरिक समूह से जुड़ा है। कल की क्लास में हमने तुमको फास्फोएस्टर बंध बताए थे, तो ये फास्फोरिक अम्ल ने, भूल गए हमने कल बताए थे कि नहीं, हम भी भूल गए। फास्फोरिक अम्ल ने एक एस्टर बंध ये बनाया, फास्फोएस्टर बंध, दूसरा फास्फोएस्टर बंध ये बनाया। तो ये बॉन्ड कौन से बॉन्ड है? इसको क्या कह दोगे? फास्फोडाइएस्टर बंध कह दोगे। फास्फोडाइएस्टर बंध कह दोगे। क्वेश्चन आया था पीएनएसटी में फास्फोडाइएस्टर बंध, है ना। तो फास्फोरिक समूह 2 पेंटोस शर्करा के साथ कौन से बंध द्वारा जुड़ा होता है? फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा। कौन कौन से नंबर के कार्बन से बनाता है? तो 5वें और तीसरे कार्बन के साथ। देखो, ये तीसरा कार्बन है, ये 5वां कार्बन है, इस पेंटोस शर्करा का 5वां कार्बन ये है, इस पेंटोस शर्करा का 5वां कार्बन ये है, तो इनके साथ बनाया इसने क्या? फास्फोडाइएस्टर बंध। ठीक,
अब देखो ये पूरी डीएनए की संरचना है, तो डीएनए की बैकबोन कौन है? बैकबोन देखो हमारी रीढ़ की हड्डी है बैकबोन, जिसके कारण हम खड़े हैं, हम झुक सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, झुक पा रहे हैं हम ऐसे, हम खड़े, हमारी रीढ़ की हड्डी के कारण ही हम इस तरीके से एकदम स्ट्रेट हो पाते हैं। तो इस डीएनए की भी बैकबोन है क्या? है ना। कौन है डीएनए की बैकबोन? पेंटोस शर्करा, फास्फोरिक एसिड। कौन होता है? पेंटोस शर्करा और फास्फोरिक एसिड डीएनए की बैकबोन है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है। ओके, अब सुनिए बेटा, ये है अपनी शर्करा, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजनी क्षारक। तो कौन से बंध द्वारा जुड़ा हुआ है भाई? ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, ग्लाइकोसिटिक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो फिर दो नाइट्रोजनी क्षारक आपस में कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये क्या है भाई? ये भी तो हाइड्रोजन बंध ही है। हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन से बनता है, हाइड्रोजन जहां होगा वहां हाइड्रोजन बंध बनता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर H2O है, क्या है इसके अंदर? H2O है, H2O है, तो यहाँ भी तो हाइड्रोजन बंध बना होगा, क्या बना होगा? ठीक है, समझ गए, हाइड्रोजन बंध से बनता है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तुम कहां से बता दोगे? हम तो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, होते तुम लाइव क्लास में तो बता देते। तो कमेंट करके बता देना, क्या तुमको लाइव क्लास चाहिए? चाहिए तो हम डेली यूट्यूब में लाइव क्लास ले लेंगे, अब हमको कोई टेंशन नहीं है, ले सकते हैं हम लाइव क्लास, ठीक है। कमेंट में बता देना। सुनो यहाँ हुआ क्या है। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है जिसका सिर ऊपर और पैर नीचे है। हाँ, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है जिसका सिर नीचे पैर ऊपर है ना। मतलब कि एक ऐसे खड़ी है तो दूसरी ऐसे, तभी तो बीच में बॉन्ड बन पाएंगे ना, नहीं तो फिर कहां से? इसको ये ऐसे लाके यहां रख देते तो इधर जाता उसका तो नाइट्रोजनी समूह। क्लियर हो गया बेटा? अब सुनना, बहुत महंगी बात करने वाले हैं हम, ध्यान से सुन लो। 5वें नंबर का कार्बन में कौन जुड़ता है? फास्फोरिक समूह। कौन से नंबर का कार्बन? 5वें नंबर का कार्बन। तो ऊपर ये फास्फोरिक समूह किसी से जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा। और जुड़ भी जाए तो लास्ट में जाके जो सबसे लास्ट वाला ये होगा न्यूक्लियोटाइड, उसके 5वें नंबर के कार्बन में फास्फोरिक समूह है। आगे ये किसी दूसरे के साथ जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा, कभी ना कभी इसको लास्ट वाले को तो खाली छोड़ना पड़ेगा ना। तो ये है कौन सा डैश बेटा? 5 डैश। और यहां देखना, तीसरे नंबर के कार्बन, ये है तीसरे नंबर का कार्बन, तीसरे नंबर के कार्बन के साथ फास्फोरिक समूह जोड़े हैं क्या? नहीं जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 3 डैश। मतलब इधर 5वें नंबर से नहीं जुड़ता है और इधर तीसरे नंबर से, तो ये 5 to 3 हो गया। अब यहाँ तो तीसरा खाली है तो ये 3 डैश टू, यहाँ 5वां खाली है 5 डैश। वो तो हमने बॉन्ड बनाने के लिए ये फास्फोरिक समूह यहाँ जोड़ दिए थे, लेकिन देखो यहाँ 5वें नंबर का खाली रहेगा, यहाँ तीसरे नंबर का खाली रहेगा,
तो 5' टू 3'। यहाँ तीसरे नंबर का खाली है और 5वें नंबर का खाली है यहाँ, तो 5' से सॉरी 3' से 5' हो जाएगा। समझ गए? तो मतलब यदि एक 5' से 3' है, इसके लिए लिख रहे हैं हमारी स्माइली के लिए, 3 to 5 है जैसे ये, तो ये हो जाएगा 5 to एंटी पैरेलल, है ना, होते हैं एक दूसरे के। समझ गए? ये 3 से 5 लिखेंगे तो इसको 5 से 3 लिख देंगे, इस तरीके से। क्लियर हो गया बेटा? कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना, नहीं तो एक बारी तुम इस वीडियो को फिर से देख लोगे तो भी तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तब भी कंफ्यूजन होगा तो फिर से पढ़ा लेंगे ना, कहाँ दिक्कत आ रही है कमेंट में बता बस देना एक बारी। ठीक, चलो अब आगे क्या पढ़ते हैं अपन, अपना चारगाफ का नियम। ठीक है बेटा, ओके। दिख नहीं रहा है क्यों? ग्लाइकोसिटिक, अब दिखता होगा, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। हाँ जी बच्चों, इरविन चारगाफ के नियम की बात करते हैं। जो अपने चारगाफ जी थे ना, कौन से जी? इरविन चारगाफ जी। इनने ना कुछ नियम दिए थे। अब इन नियमों का ये कहना था, यदि अपन इनका रासायनिक विश्लेषण करें तो तुम दुनिया से कहीं भी से भी डीएनए को लेके आ जाओ, दुनिया से कहीं भी डीएनए को लेके आ जाओ, हमारा डीएनए, हमारी छोटी सी गाय का डीएनए, है ना, आपके घर कोई डॉग होगा तो उसका डीएनए, आप किसी का भी डीएनए ले लो, डीएनए जो होगा उसमें हमेशा प्यूरीन क्षारक बराबर होंगे क्या? पिरिमिडीन क्षारक। ठीक है, तो चारगाफ जी ने 1949 में अपना नियम दिए। बोले पहले नियम में कि जो प्यूरीन क्षारक होते हैं बराबर होता है क्या? पिरिमिडीन क्षारक। ठीक है, तो प्यूरीन कौन कौन से है बच्चा? एडेनिन प्लस ग्वानिन। पिरिमिडीन क्षारक कौन कौन से है बेटा? साइटोसिन प्लस थायमिन। तो इनका अनुपात और इनका मतलब कि सॉरी ये जितने होंगे उतने ही ये भी होंगे। ये 50% होंगे तो 50% ये होंगे। समझ गए? और तो इसी से अपन को ये भी तो पता चल रहा है ना, यहाँ एडेनिन हमेशा जुड़ा होता है थायमिन के साथ, तो जितने बार एडेनिन आएगा उतने बार थायमिन आएगा। मतलब एडेनिन बराबर होता है किसके? थायमिन के। और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ आएगा। साइटोसिन ने मुंह खोल के रखा है, 3 बंध के साथ, है ना। एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, ये बताया हमने आपको। तो जितने बार एडेनिन आएंगे उतने बार थायमिन आएंगे, जितने बार ग्वानिन आएंगे उतने बार साइटोसिन आएंगे। तो एडेनिन बराबर हो जाता है किसके? थायमिन के। ग्वानिन बराबर हो जाता है किसके? साइटोसिन के। ठीक है बेटा, अगला देखना। जब हम इनका अनुपात निकालें, एडेनिन प्लस थायमिन अनुपात ग्वानिन प्लस साइटोसिन, है ना, तो ये अनुपात परिवर्तनीय होता है, लेकिन 0.4 से 1.9 के बीच आता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है, अब और सुनना, जब भी अपन A प्लस जी अपॉन C प्लस टी करेंगे तो हमेशा अनुपात आएगा 1।
क्योंकि प्यूरीन क्षारक पिरामिडीन क्षारक के बराबर होते हैं ना। ये 10 होंगे तो ये भी 10 होंगे, ये 15 होंगे तो ये भी 15 होंगे, आ गया 1। ये 20 होंगे तो ये भी 20 होंगे, आ गया 1। समझ गए? तो इनसे ना क्वेश्चंस आते हैं, एक बार अच्छे से देखो, फिर इसके तगड़े तगड़े क्वेश्चन देते हैं आपको। टेंशन नहीं लेने का, यहाँ क्वेश्चन लगा देंगे हम। क्वेश्चन है, यदि एक द्विरज्जुकीय डीएनए में 20% साइटोसिन है तो इसमें एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है भाई, क्या बोला है? एक द्विरज्जुकीय डीएनए है, उसमें 20% साइटोसिन है। क्या बता दें? यहाँ बताते हैं। 20% क्या है बेटा? साइटोसिन है। तो एडेनिन का प्रतिशत बताना है आपको। तो एडेनिन कितने प्रतिशत होगा? तो देखो अपन ने क्या बोले, जितने साइटोसिन उतने ही ग्वानिन, है ना? जितने साइटोसिन उतने ही ग्वानिन, मतलब बराबर ग्वानिन की मात्रा भी कितनी होगी? 20% ही होगी। ठीक है, अब साइटोसिन 20%, ग्वानिन भी 20%, 50-50% होते हैं। तो थायमिन कितने परसेंट होगा? 30%। एडेनिन कितने परसेंट होगा? 30%। पूछा था एडेनिन, आंसर हो जाएगा अपना क्या? 30%। समझ गए? ओके, बेटा अगला क्वेश्चन सुनो। एक डीएनए अणु के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन का अनुपात 0.3 है। ठीक है भाई, तो संपूर्ण डीएनए अणु में एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन थाइमिन प्लस साइटोसिन का अनुपात क्या होगा? क्या बोला गया है? एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमिन का अनुपात क्या होगा? क्या बोले हमने? कुछ भी आ जाए, अनुपात हमेशा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन कितने ही घुमा दे, क्या आ जाएगा? 1। समझ गए? ठीक है बेटा। आगे का पढ़ ले। अब ना एक प्रैक्टिकल है, एक्सरे विवर्तन। क्या है बेटा? एक्सरे विवर्तन। किसने दिया था? मॉरिस विल्किंस एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन तो बड़ी दिक्कत होती है ऐसे नाम लिखने में। फ्रैंकलिन, ठीक है, हो गया। 19 कब की बात है? थ्री की 6, 1953 की बात है बेटा। इनने बोले कि मतलब इन्हें एक्सरे विवर्तन किया और उससे डीएनए की जो संरचना है वो तो पता चल जाएगी,
तो इन्हें बताया कि जो डीएनए होता है ना वो मतलब कि कैसा होता है, प्रति समांतर होता है ना, प्रति मतलब कि कह लो कि डीएनए दो समांतर श्रृंखलाओं से बना होता है, ये बोल रहे उन्होंने। अपन ने अभी देखी दो समांतर श्रृंखलाएं हैं, इधर पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना, इधर पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना, दो समांतर संरचना होती है। फिर बोला उनने कि जो डीएनए होता है उसका व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम, एक चक्र की जो लंबाई होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, दो नाइट्रोजनी क्षारक के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ लिख दे, जल्दी से लिख देते, टाइम नहीं लगेगा। क्या है, डीएनए दो समांतर श्रृंखलाओं का बना एक लंबा अणु है। दो समांतर श्रृंखला मतलब कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना, ओके, जिसकी दोनों श्रृंखलाएं कुंडलीय संरचना मतलब कि हेलिकल स्ट्रक्चर प्रस्तुत करते हैं। कुंडलीय संरचना कैसे, इस तरीके से बेटा। फिर एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, एक चक्कर होगा यहां से यहां तक, कितना, 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, डीएनए अणु का व्यास, ये है डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है बेटा, एंगस्ट्रॉम। दो सोपानों के मध्य की दूरी, यहां ना एक चक्र में कितने 10 होते हैं, तो ये आधा चक्र है, आधे चक्र में कितने 5, तो दो सोपानों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, 34 बटे क्या कर दो 10, क्या जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये मॉरिस विल्किंस और रोजलैंड फ्रैंकलिन ने कहा एक्सरे विवर्तन द्वारा। अब जो वॉटसन और क्रिक है ना अपने, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस के क्रिक, तो अपन कहते हैं वॉटसन और क्रिक ने एक्सरे विवर्तन के आधार पर ही अपना द्विकुंडलीय मॉडल दिया था। तो क्या है, वॉटसन तथा क्रिक का द्विकुंडलीय मतलब डबल हेलिक्स मॉडल इनके ही आधार पर है, विल्किंस और फ्रैंकलिन के आधार पर। कब दिया था इन्हें द्विकुंडलीय मॉडल, 1953 में ही। तो देखो इसमें वॉटसन क्रिक में भी यही पढ़ोगे कि दो समांतर श्रृंखलाएं हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर है, 34 एंगस्ट्रॉम एक चक्कर की दूरी, डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम, दो सोपानों के मध्य की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ना ऐसे काम नहीं चलेगा, हम तो भाई इम्पोर्टेंट है ये, हम तो पढ़ेंगे एकदम मस्त तरीके से। मस्त तरीके से कैसे, मस्त डायग्राम बनाएंगे और फिर पढ़ेंगे। तो चलो अपन पढ़ते हैं वॉटसन तथा क्रिक का द्विकुंडलीय मॉडल, है ना, किस पर आधारित था, चारगाफ के नियम और विल्किंस रोजलैंड फ्रैंकलिन के, इनके जो विल्किंस और फ्रैंकलिन का जो एक्सरे विवर्तन था ना, दोनों पर आधारित है। और ऐसे क्वेश्चन भी आया था, अभी मैं मॉर्निंग में करा रही थी, मतलब कि जो बच्चे हैं ना ऑफलाइन वाले पीएनएसटी के, उनको करा रही थी मैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही थी ऐसे, तो आया था उसमें किस पर आधारित है, तो चारगाफ के नियम और विल्किंस फ्रैंकलिन के इनके नियम पर आधारित है, एक्सरे विवर्तन पर। चलो इसको मिटाते, आगे का पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, 11:15 बज रहे हैं बच्चे रात के, क्लास रिकॉर्ड हो रही है अभी, देखो इसकी हालत क्या हो गई है। कुछ नहीं होता, थोड़ा सा पी लेती हूँ ऐसे। डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल।
डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल। दिख रहा है ना क्लियर? किसने दिया था बेटा? वॉटसन तथा क्रिक 1953। वॉटसन एवं क्रिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों, महान, क्योंकि इनको नोबेल पुरस्कार भी तो मिला था ना, वॉटसन और क्रिक। तो एक क्वेश्चन था, शायद वो क्वेश्चन, मैंने बहुत क्वेश्चन कराती हूँ बच्चों को, तो याद नहीं रहता कि प्रीवियस ईयर में ही मैंने क्वेश्चन करवाया है या फिंगर टिप्स से कराया है, लेकिन दो में से किसी में तो क्वेश्चन आया था, शायद प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था। 50वीं वर्षगांठ के रूप में किसे मनाया गया था सन 2003 में? आंसर था वॉटसन तथा क्रिक को। तो देखो 1953, 50 साल कब कंप्लीट हुए? 2003 में। तो 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया था इसको, वॉटसन क्रिक के द्विकुंडलीय मॉडल को। समझ गए? मनाना का मतलब समझ गए ना, मतलब कि उसके बारे में, अरे जैसे अपन कोई भी चीज नहीं मनाते हैं, चलो तुम समझदार भी समझ गए होंगे, मुझे नहीं आ रहा ये समझाना, बढ़िया है। उस दिन को मनाया गया था जैसे तुम त्योहार मनाते हो। ओके, अब सुनो, थ्री डैश तो ये हो जाएगा 5 डैश, 5 डैश तो ये हो जाएगा 3 डैश। वॉटसन क्रिक का मॉडल, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना जो है वो 5 से 3 होगी, तो उसकी जो प्रति समांतर होगी वो उसका अपोजिट होगी, है ना। जैसे एक है 3 to 5 तो दूसरी होगी 5 to 3 डैश। क्लियर हो गया बेटा? ओके। अब दो संरचना, मतलब कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना के बीच का व्यास, जो कि अपन को पिछले वाले अपन ने क्या पढ़े अभी, विल्किंस, है ना, विल्किंस और फ्रैंकलिन, तो उनने बताए थे 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और एंगस्ट्रॉम को ही तुम क्या काय में कर दो, नैनोमीटर में, तो 2 नैनोमीटर होगा, और नैनोमीटर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभी अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ ना कोचिंग में, तो मेरे को बड़े याद आ रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ना। अब सुनो याद करो, तुम कभी कहीं गए होंगे या तुम्हारे घर में या मोहल्ले पड़ोस में कहीं, वो लोहे की सीढ़ी नहीं होती जो ऐसे होती है, डंडा खड़ा है बीच में, गोल 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 रानी चक्कर चक्कर मारी, ऐसे गोल होती है। तो तुम यहां से चले, यहां तक पहुंचे, आधा हुआ, यहां वापस आ गए, पूरा हुआ एक चक्कर, तो आधा चक्कर और ये पूरा चक्कर, तो आधा तुमको पूरा जैसा लग जरूर रहा है, लेकिन ये आधा है और ये पूरा है, तो वैसे ही ये एक चक्कर जैसा लग जरूर रहा है, लेकिन ये एक नहीं है, एक इतना है। तो एक चक्कर की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम बेटा,
नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर बच्चे। अब सुनना, एक चक्कर में 10 बेस पेयर्स होते हैं, 4 युग्म होते हैं, मतलब कि कह दो कितने सोपान होते हैं, 5 5 10, तो कितने होते हैं, 10 सोपान होते हैं। एक चक्कर में कितने सोपान, 10 सोपान, ठीक है। एक सोपान में 2 नाइट्रोजनी क्षारक, यहाँ नाइट्रोजनी क्षारक होंगे ना बेटा, तो क्या बताऊं, इसके चक्कर में मुझको खांसी आ गई है, सॉरी। यहाँ आएगा एडिनिन, तो यहाँ आएगा थाइमीन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, समझ गए बेटा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। ये जुड़ा होगा यहाँ पर किससे, सुगर से, यहाँ फास्फोरिक एसिड, फिर यहाँ सुगर, फिर यहाँ साइटोसिन, दूसरे पेन से लिख देते हैं ना, खिंच पिच नहीं होगा। साइटोसिन, ट्रिपल बॉन्ड क्या, ग्वानिन, सुगर, पेंटोस शर्करा, सुगर। तो इस तरीके से ये पूरे में जुड़े हुए हैं। तो देखो, एक सोपान में 2 नाइट्रोजनी क्षारक है ना, तो एक चक्कर में टोटल कितने नाइट्रोजनी क्षारक, 20 नाइट्रोजनी क्षारक। और कितने जोड़ी, 10 जोड़ी, मतलब कि क्या है, 10 जोड़ी, या कर लो 10 जोड़ी। रुकना, पानी पी के आते हैं। 10 जोड़ी, ठीक है। तो 34 एंगस्ट्रॉम को 10 हिस्सों में काट दो, क्या आ जाएगा, 2 सोपानों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, या क्या बोल दोगे 0.34 नैनोमीटर, ठीक है बेटा। हाँ, ये बोला वाटसन तथा क्रिक ने। फिर और देखना, वाटसन तथा क्रिक ये भी कहते हैं 2 नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बंध, क्या बेटा, जो अपन ने अभी पढ़े हैं ना, अपन ने सब पढ़ लिए, क्या तुम कम समझते हो हमको। 2 नाइट्रोजनी क्षारक के मध्य कौन सा बंध, हाइड्रोजन बंध, ठीक है। ठीक, फास्फोरिक अम्ल तथा पेंटोस शर्करा, तो इतना ना लिख के हमको लिख देना था, फास्फोरिक अम्ल तथा सुगर के बीच कौन सा बंध, फास्फोडाइएस्टर बंध। तुम खुद लिख लो यार, फास्फोडाइएस्टर बंध, और लिख लेना, बोल रहे हैं पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक के बीच में ग्लाइकोसिटिक बंध, ये भी इसी में इंक्लूड कर दो। और क्या कर दो, एडिनिन एंड थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, क्या है यहाँ द्विआबंध, और यहाँ क्या है त्रिआबंध, ठीक। ये भी क्या हो जाएगा, वाटसन और क्रिक का मॉडल हो जाएगा।
रुक लो। यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है जिसका आधार शर्करा और फास्फेट का बना होता है ना। तो इनका आधार मतलब रीढ़ की हड्डी क्या बताए थे हमने, वॉटसन क्रिक का आधार क्या है, आधार है फास्फोरस और शर्करा, शर्करा है मतलब रीढ़ की हड्डी है। तो एनसीईआरटी का ये वाला पेज देखना, यहाँ पर बात हो चुकी है फ्रेडरिक मैस्चर 1869। हाँ, जो फ्रेडरिच मैस्चर है ना, उसने 1869 में बोला था कि जो डीएनए है वो डीएनए की खोज किया उनने और बताए भाई कि डीएनए अम्लीय पदार्थ है, लेकिन डीएनए नहीं बोला उन्होंने, उसको बोला उन्होंने क्या, न्यूक्लिन। ठीक है, फिर अपने विल्किन रोजनिन फ्रैंकलिन की बात की है, उसके बाद नीचे चारगाफ का नियम आ जाता है, आप रीड कर लेना खुद। अपन अब द्विकुंडलीय संरचना पढ़ रहे हैं ना, तो क्या बोले, आधार शर्करा और फास्फेट का बना होता है ना। क्या लिखा है, फास्फेट, तो फास्फेट ही लिख दो भाई, तुम कहो फास्फोरस लिख दी, फास्फेट सही भी बात है। कब बना होता है, क्षार के भीतर की ओर प्रक्षेपित होते हैं। दोनों श्रृंखला प्रति समांतर ध्रुवणता रखती हैं। इसका मतलब एक श्रृंखला की ध्रुवणता यदि 5 से 3 है, एक की 5 से 3 है की ओर हो, तो दूसरी की ध्रुवणता 3 से 5 की तरह होगी। दोनों रज्जुक के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होते हैं, क्षार युग्मन करते हैं। एडेनिन व थाइमिन जो विपरीत रज्जुक में होते हैं, एडेनिन थाइमिन ये जो विपरीत रज्जुक में होते हैं, आपस में 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। माफ करना बेटा, ये खांसी के लिए। ठीक इसी तरह से ग्वानिन साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधा रहता है, जिसके फलस्वरूप सदैव प्यूरीन के विपरीत दिशा में पिरामिडीन होता है। इससे कुंडली के दोनों रज्जुक के बीच लगभग समान दूरी बनी रहती है ना। ठीक है, दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं, तो ये दक्षिणावर्त होता है बेटा। ठीक है, कुंडली की पिंच 3.4 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 10 करोड़वा भाग होता है। ठीक है, इतनी गणित सिखा रही है तो सॉरी। प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षार युग्म होते हैं। 10 क्षार युग्मन बोले मतलब जोड़े। परिणाम स्वरूप एक कुंडली में एक क्षार के बीच लगभग 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। द्विकुंडली में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडली संरचना को स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, प्यूरीन व पिरामिडीन की संरचनात्मक तुलना करो। क्या आप बता सकते हैं कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बीच की दूरी हमेशा लगभग समान क्यों रहती है? तो भाई हाइड्रोजन बंध तो एक जैसे जुड़े होंगे तभी तो समान होगी। ठीक है, तुम ना बेटा एक बार इसको रीड कर लेना। अब तो भाई मैं बहुत थक चुकी हूँ, 12 बज गए क्योंकि। ठीक, तो बेटा यदि ये पसीना भी इतना आ गया, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सॉरी। और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो, बुरे बन रहे तो बुरा ही कर दो, कर तो दो कमेंट। ठीक है, पढ़ लिख के आना। अगली क्लास कल। डेली अपनी क्लास कितने बजे आती है? शाम 6 बजे अपलोड हो जाती है। ठीक है, ओके, बाय बाय। लिख लो इसको।